अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जिन दिनों मेरे शौहर एक इदारे में टेक्निकल डिप्लोमा कर रहे थे, उनकी मुलाकात एक नौजवान रशीद से हुई। वो भी एफए के बाद यहां डिप्लोमा के लिए 2 साला कोर्स करने आया था। दोनों ने एक साथ कोर्स मुकम्मल किया और डिप्लोमा लेने के बाद मुलाजमत की कोशिशें की। साथ ही उन्हें कराची की एक मिल में मुलाजमत मिल गई। 1 साल मुलाजमत पूरी करने के बाद मेरे मंगेतर शमशाद ने छुट्टी ली और सरगोदा आ गए। मेरी उनसे शादी हो गई। छुट्टी गुजारने के बाद ये मुझे साथ लेकर कराची आ गए। शमशाद ने जो मकान शादी से कबल कराची में हासिल किया वो साइट एरिया में था। उनको मिल आने जाने की सहूलत हो गई थी। मकान 2 बेडरूम और 1 हॉल पर मुश्तमिल था, जिसको बतौर ड्राइंग रूम इस्तेमाल किया जा सकता था। आगे सेहन था। देहाती तर्ज का बना हुआ ये मकान मेरे खाविंद को इसलिए पसंद आया कि एक तो ये कदरे कुशादा था, फिर उसमें मेहमानों को ठहराने की गुंजाइश थी। चूंकि ग्राउंड फ्लोर पर ही बना हुआ था, इसलिए मकान की छत भी हमारे इस्तेमाल में थी। ये मकान हमारी ज़रूरियात से ज़्यादा था, ताहम खुली हवा और धूप घर में आती थी। इसी वजह से उन्होंने थोड़ा सा किराया ज़्यादा होने के बावजूद उसे ले लिया था। किराए की मद में कुछ पैसे ससुर साहब हमको भेज दिया करते थे। हम नए दुल्हा दुल्हन थे, एक पल भी जुदा होना न चाहते थे। मैं यहाँ आकर खुश थी, ताहम जब ये मिल चले जाते मुझको दिन भर की तन्हाई का सामना करना पड़ता था। घर की सफाई सुथराई दीगर घरेलू कामों में खुद को मसरूफ कर लेती। आसपास कोई मकान इतना करीब न था कि किसी के यहाँ आना जाना होता। मकान कुछ फासले पर बने हुए थे और हमारे घर के इर्द गिर्द प्लाट खाली थे। ये मकान दीगर आबादी से कटा हुआ था। दिन की तन्हाई को खुशी से बर्दाश्त कर रही थी, चूंकि अपने खाविंद से मोहब्बत करती थी। उनकी खिदमत में मुसर्रत महसूस करती थी। एक रोज़ शमशाद घर आए तो बोले, मेरे दोस्त रशीद की शादी हुई है, बीवी को साथ रखना चाहता है, लेकिन यहाँ उसके पास रहाइश का बंदोबस्त नहीं है। फिलहाल अपने एक दफ्तर के साथी के पास ठहरा हुआ है, जो एक कमरे में गुजारा करता है। अगर तुम्हारी सलाह हो तो मैं उसे आधा मकान रहाइश के लिए ऑफर कर दूं। इस तरह किराया भी आधा आधा कर लेंगे और तुम तन्हाई से भी निजात पालोगी। मैंने बखुशी ये बात मान ली। चाहती थी कि कोई और फैमिली भी हमारे साथ रहे। बेशक उन दिनों कराची अमन का गहवारा था, ताहम हर जगह ही खा अमन भी हो, अकेले घर में रहने से औरत को डर तो लगता ही है। कुछ दिनों बाद रशीद भाई अपने गांव चले गए और बीवी को ले आए, जिसका नाम सकीना था। नई नवेली दुल्हन थी, हाथों में सुहाग की मेहंदी अभी तक लगी थी। बहुत खूबसूरत नौउम्र लड़की थी, हंसमुख, मिलनसार और कामकाज में फुर्तीली। मेरी उसके साथ पहले ही रोज बन गई। सुबह हमारे मर्द काम पर चले जाते और सकीना मेरे पास आ जाती। हम बातें करते करते मिलजुल कर मिनटों में काम कर लिया करते थे। मेरा वक्त अच्छा गुजर जाता। वो भी खुश थी कि आधा घर रहने को मिल गया है। सेहन एक ही था, लेकिन कमरा और एक वाशरूम उनके इस्तेमाल में था। किचन हम दोनों मुश्तरका इस्तेमाल करते थे। एक वाशरूम सेहन में, दूसरा छत पर था। यूं 2 फैमिलीज का बआसानी गुजारा हो रहा था। वो अच्छी आदात की मालिक थी, सादा फितरत थी, मेरा अदब करती। मुझे उसने कभी शिकायत का मौका ना दिया, बल्कि मेरे कामों में हाथ बटा देती थी। हमारा रिश्ता बहनों जैसा बन गया। इस पर हमारे खाविंद भी खुश थे। वो तो अरसा पहले से दोस्त थे, तालिब इल्मी के ज़माने से, और अब हम सहेलियां बन गई थीं। एक फैमिली की मानिंद हो गए थे। परदेश में जो तन्हाई का एहसास होता है वो जाता रहा। सैर को भी जाते तो इकट्ठे, वरना मज़ा ना आता। कराची आए 3 माह गुजरे थे कि सकीना को एहसास हो गया वो उम्मीद से है। उसने मुझे बताया कि कुछ खाने को जी नहीं चाहता और काम करने से चक्कर आते हैं। मैं उसे करीबी क्लिनिक ले गई। डॉक्टर ने बता दिया कि ये उम्मीद से हैं। कुछ ताकत की दवाएं भी लिख दी। खुशखबरी सुनकर रशीद भाई बहुत खुश हुए। 4 माह और गुजर गए। एक दिन उन्होंने छुट्टी ली और बीवी को गांव उसके वालिद के पास छोड़ने चले गए। क्योंकि जचगी के दिन करीब थे, अब सकीना को खुसूसी देखभाल की ज़रूरत थी। दिन गुजरते देर नहीं लगती। वो दिन भी आ गया जब सकीना के घर वालों की तरफ से रशीद को एक नन्ही बच्ची की पैदाइश की नवीद मिली। वो बहुत खुश हुए और फौरन छुट्टी की दरख्वास्त देकर तैयारी बांध ली। गांव में 3 दिन रहकर ही वापस आ गए, क्योंकि सकीना भी साथ आने की हालत में न थी। मुझे बताया कि मेरी बच्ची बहुत प्यारी है, नन्ही मुन्नी परी है। 1 माह गुजर जाए तो बीवी और बच्ची को ले आऊंगा।
अब उस शख्स का दिल बीवी और बच्ची के बगैर नहीं लगता था। जल्द अज जल्द उनको लाना चाहता था। मैं शाम को खाना बनाती, जब दोनों ऑफिस से लौटते मेरे शौहर उनको भी साथ खाने पर बैठा लेते, नाश्ता भी साथ करके जाते। मगर अपने घर का सुख मर्द एक बार देख ले तो बीवी के बगैर उसका दिल नहीं लगता। एक दिन उनके साले का खत आया कि आकर अपनी बीवी और बच्ची को ले जाओ। रशीद ने छुट्टी ली और गांव चला गया। इत्तफाक के वहां पंचायत किसी झगड़े का फैसला करने को बैठी तो झगड़े में रशीद के बड़े साले को भी मुलव्विस किया गया। वो भी वहां गया हुआ था। उसने रशीद भाई से कहा कि जाकर पंचायत में देखो क्या हो रहा है। वो वहां गया तो कुछ लोग उसके साले रब नवाज को झगड़े का सरगना करार दे रहे थे कि उस शख्स के उकसाने पर फसाद बढ़ा और हाथापाई में फ्रीकैन जख्मी हो गए। अगर ये वहां ना होता तो अमन पसंद उनमें सुलह सफाई कराने में कामयाब हो जाते। जब दीगर लोगों ने भी गवाही दी कि रब नवाज फसाद को हवा देने का जिम्मेदार है तो पंचायत के सरदार ने रशीद को मुखातिब करके कहा कि भाई, तुम पढ़े लिखे आदमी हो, तुम ही बताओ तुम्हारी क्या राय है। रशीद काफी लोगों के दलाइल और गवाही सुनकर इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि उसके साले का भी कसूर है। उसने कहा कि मेरी भी सलाह है कि रब नवाज भाई मुतासिरीन से माफी मांग ले। मुझे यकीन है वो उनको माफ कर देंगे। अगर वो माफी कबूल ना करें तो फिर बेशक आप लोग जो भी फैसला करें। उस वक्त रशीद के साले को बहनोई की ये बात बहुत बुरी लगी और उसने यही जाना कि रशीद ने साफ गोई से काम लेकर उसकी खुल्लम खुल्ला मुखालफत की है। बीवी के बड़े भाई ने बुग़्ज़ दिल में पाल लिया। रशीद बीवी के मैके उसको लेने गया तो किसी ने उसे मुंह ना लगाया। बीवी ने भी कहा कि बड़े भाई इजाज़त देंगे तो आपके साथ जा सकती हूं, वगरना नहीं। ये अपना सा मुंह लेकर आ गए। चंद दिन की छुट्टियां थीं। रशीद की परेशानी काबिले दीद थी। उसे वापस भी जाना था। वो तो खास तौर पर आया ही गांव अपनी बीवी और बच्चों को लेने के लिए था। इसी सोच में अपनी वालदा के घर फिक्रमंद बैठा हुआ था कि अचानक दरवाज़ा खुला और सकीना अंदर आ गई। शौहर और सास खुश हो गए। वो समझे कि बड़ा भाई आने ना दे रहा था तो खुद ही आ गई है। अभी कोई बात करना चाहिए कि उसने अज खुद कहा, मेरे बड़े भाई से माफ़ी मांगो वरना ये लो अपनी बच्ची खुद संभालो। ये कहकर बच्ची को चारपाई पर डालकर वापस चली गई। रशीद की छुट्टी खत्म होने वाली थी। एक दो दिन में ये मामला ना सुलझ सका तो वो कराची आ गया और बच्ची को दादी ने अपनी गोद में भर लिया। इसके बाद वो कई बार गांव गया कि शायद बीवी या साले को अकल आ जाए और सकीना को घर लाने में कामयाब हो जाए, लेकिन हर बार उन्होंने दरवाजे से ही धुतकार दिया। उधर ज्यादा छुट्टियां लेने से चार्जशीट मिल गई, उधर से परेशान कि मुलाजमत ना चली जाए। दूसरी तरफ बीवी और बच्ची से जुदाई रशीद भाई बिल्कुल निढाल थे। मैं और मेरा खाविंद हौसला बढ़ाते थे। बिलाखिर उसके वालिद को नोटिस मिल गया कि दूध पीती बच्ची को मां से छीन कर ले गए हैं। उन्होंने बेटे को फोन किया। रशीद तालीम याफ्ता थे। बात को बढ़ाने की बजाय गांव जाकर बच्ची को उसके मामा नानी के हवाले कर दिया। कुछ दिन गुजरे कि रब नवाज दोबारा बच्ची को लेकर रशीद की वालिदा के पास आया और कहा, बच्ची का खर्च हम क्यों उठाएं, पकड़ो अपनी नस्ल को और खुद पालो। सकीना की सास बहुत परेशान थी। बेटे को बार बार कराची फोन कराती। उधर रशीद भाई को छुट्टी ना मिलती थी। बिलाखिर यूं ही 2 साल गुजर गए। आखिर मेरे खाविंद साथ गए। सकीना के भाई और वालिदा से बात की। तब उन्होंने कहा कि हमारी लड़की को ये आज़ाद कर दे, हम बच्ची आपको सौंपते हैं और कभी इसको लेने नहीं आएंगे। मेरे शौहर ने उनसे स्टाम्प पेपर पर तहरीर लिखवा ली और रशीद ने सकीना को आज़ाद कर दिया। कहने को बच्ची लेकर तलाक तो दे दी, मगर बीवी से मोहब्बत बहुत थी। वो निढाल और सदमे में थे। हमने सहारा दिया, समझाया कि जब उन लोगों का मंशा ही लड़की को बसाना नहीं है तो तुम कैसे जबरदस्ती बसा पाओगे। अगर बीवी को तुम्हारा ख्याल होता तो बच्ची को दादी के सुपुर्द करने की बजाय खुद तुम्हारे पास आ जाती। तुम में कुछ कमी नहीं, किसी और घराने में अच्छी लड़की मिल जाएगी। दूसरी शादी तो तुम्हारे लिए कोई मसला नहीं है, जबकि बेटी तुम्हारी अपनी वालिदा की गोद में पल रही है। रशीद की वालिदा ने बहुत चाहा कि वो दोबारा शादी कर ले, लेकिन उसका दिल अब गांव वालों से खट्टा हो चुका था। उसने गांव में शादी करने से इनकार कर दिया। एक दिन उसकी वालिदा का फोन आया कि तुम्हारी साबका बीवी की दोबारा शादी हो रही है और बारात दूर से आएगी। वो शहर में ब्याह कर जा रही है। ये खबर भी अफसोस का बाइस थी, लेकिन अफसोस के सिवा क्या चारा था कि उसकी बच्ची की मां ने खुद तलाक का मुतालबा किया था,
क्योंकि वो तो कई बार मनाने जा चुका था। सकीना यही कहती थी, बड़े भाई नहीं मानते, मैं क्या करूं? उनकी इजाजत के बगैर तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। तलाक भी उसके भाइयों ने ही तलब की थी, जबकि वो इस अमर पर आमादा न थे। उनको तो सकीना से वालेहाना मोहब्बत थी, शायद कि सकीना ही को नहीं थी, जबकि अपनी नन्ही बच्ची की भी कुर्बानी भाइयों की खातिर दे दी थी। सकीना की बारात धूमधाम से आ गई। गांव के हर शख्स को ताज्जुब यूं था कि गांव में औरत का दूसरी बार निकाह तो रीत है कि सादगी से होता है, फिर ये धूमधाम कैसी? सकीना कमारी लड़की की तरह ब्याही जा रही थी। बहरहाल गांव के चंद बदखाहों ने दुल्हा वालों के कानों में ये फूंक दिया कि इतनी धूमधाम ना करो, सकीना मुतल्लका है और एक बच्ची की माँ है। उसकी साहब ससुराल का घर भी नजदीक ही है। इन लोगों का लिहाज करना चाहिए। गांव के अपने रीत रिवाज होते हैं, वो एक दूसरे का लिहाज भी रखते हैं और रिवाजों की रूगर्दानी से बरहम भी हो जाते हैं। बारात लाने वालों ने ढोल डमक्का तो रोक दिया, लेकिन वो सख्ते में आ गए, क्योंकि उनका लड़का कंवारा था और लड़की के भाइयों ने भी उनको ये बावर कराया था कि सकीना एक बिन ब्याही लड़की है। बारात लौट जाने से कबल मामला संजीदा देखकर कुछ सुलह जू शरीफ तिन्नत बुजुर्ग आगे बढ़े। उन्होंने लड़के वालों को समझा बुझाकर मामले को संभाल लिया और इज्जत से सकीना की रुखसती का माहौल बना दिया। वो तो रुखसत हुई, मगर गांव के लोगों को रब नवाज और उसके भाइयों के झूठ पर गुस्सा था। ये उसके मुखालिफ लोग थे, हर हाल में उनके झूठ का पोल खोलना चाहते थे। उनके पेट में मरोड़ें उठ रही थीं कि मुतल्लका सकीना को कमारी बताकर उसके मैके वालों ने ब्याह ले जाने वालों की आंखों में धूल क्यों झोंकी है। सकीना की ससुराल दूर शहर में थी, वरना शायद उन लोगों का वार चल जाता। वक्त गुजरने के साथ बात ठंडी पड़ गई और फिर लोग इस अमर को भूल भाल गए। 2 माह तक उसके भाई बहन को लेने न गए ताकि मुखालिफ गांव वालों का गुस्सा ठंडा हो जाए। 2 माह बाद वो पहली बार बहन को लेने गए। जब वो 15 दिन बाद मैके में रहकर ससुराल जाने लगी तो उसके बदफितरत बड़े भाई रबनवाज ने कहा, बहन दूर का मामला है, हम हर वक्त तो तुम्हारी खबर नहीं रख सकते और ये गैर लोग हैं, बेहतर है अपना जेवर जो पहन कर आई हो यहीं रख जाओ, तुम्हारी अमानत है। इन लोगों में रच बस जाओ, 1-2 बच्चे हो जाएं तो जेवर बेशक ले जाना। बहन बेचारी ने तो बड़े भाइयों की ज़हनी गुलामी में परवरिश पाई थी। उसने जेवर उतार कर भाई के हवाले कर दिए। ससुराल में एक रोज किसी रिश्तेदार की शादी में जाना था। सास ने कहा, सकीना वो तुम्हारा जेवर किधर है? इसी दिन के लिए जेवर बनवाते हैं कि शादी ब्याह और खुशियों की तकरीबात में पहना जाए। तुम सुहागन हो, चूड़ियां, लाकट, लौंग, बुंदे हर शय ही उतार कर रख दी है। आज सारा जेवर पहनकर शादी में जाना होगा। तब सकीना को बताना पड़ा कि वो तो बड़े भाई के पास अमानत रखा हुआ है। सास ने अपने शौहर और बेटों को मुत्तला किया और सब ने कहा कि अब के जाना तो मैके से अपना तमाम जेवर ले आना। ये क्या तुक बनती है कि जेवर मैके में रखवा दिया है। बहरहाल उन्होंने बहू पर ज्यादा सख्ती नहीं की, बस एक मौका दिया कि इस बार जाएगी तो ले आएगी। सकीना ने भी यकीन दिलाया कि हाँ ले आऊंगी। सास ने उसको अपना जेवर पहना दिया और शादी में ले गई। वो मैके आई, भाई और भावज से जेवरात का तकाजा किया। तब रबनवाज ने जवाब दिया कि हम तेरा जेवर खा नहीं जाएंगे, बस जरा उन लोगों को धमकाने को रखा है कि तुमसे बदसलूकी करते वक्त कुछ सोचें और दबे रहें। वो बोली, भाई अभी तक तो उन्होंने मुझसे बदसलूकी नहीं की, वो ठीक लोग हैं, अब क्यों करने लगे? ये तो तुम ऐसा ही कह रही हो, मैं जानता हूं, ताकि मैं तुमको जेवर हवाले कर दूं। अगर नहीं करते बदसलूकी तो आइंदा की क्या जमानत है कि नहीं करेंगे? जरा सा और मुझे उनको देख परख लेने दो। ये अजीब बात थी। उधर वो भाई को न समझा सकती थी, उधर ससुराल वालों को क्यों कर समझाती। वो बहुत परेशान थी। जब वापस ससुराल गई, सास ने सवाल किया, क्या जेवर ले आई हो? वो बोली, भाई ने कहा है कि दूसरी बार आओगी तब दे दूंगा। ये क्या बात हुई? तुम्हारा भाई मुझे तो बदनीयत आदमी लगता है, वरना इस तरह उसे बहन के जेवर रखने की क्या जरूरत थी? इस बात की कोई तुक नहीं बनती। जेवर तो हमने शादी पर तुमको पहनाए थे, तुम्हारे मैके के नहीं थे जो दबाए बैठा है। इस दफा हौसले से काम लिया है, आइंदा जेवर ना लाई तो याद रखना कि तुम्हारी इस घर में जगह ना होगी। साल भर तक वो मैके न गई कि जाऊंगी तो भाई कोई तनाज़ा खड़ा कर देगा, फिर वापस किस मुंह से ससुराल आ पाऊंगी। पहले ही एक घर उजड़ा था, बच्ची जुदा हो गई, भाई ने झूठ बोल गैर शादीशुदा बताकर दोबारा शादी कराई। उन लोगों को भी इल्म है कि एक बच्ची भी है,
इस डर से अपने जिगर के टुकड़े से ना मिलती कि फिर ससुराल वालों को कान हो जाएंगे और वो उनकी नज़रों में जलील हो जाएगी। बेचारी सकीना के दूसरे शौहर से औलाद भी ना हुई थी। वो बेटी को याद करके अंदर अंदर कोटती थी। ऊपर से रब नवाज ने जेवर छीनकर गोया उसे बेमौत ही मार डाला। माँ बहुत बीमार हो गई। उसने फ़ोन कराया कि आकर मुंह देख जाओ। उसकी सास से भी कहा कि सकीना को भेज दें, मैं करीबुल मर्ग हूं। उसने तरस खाकर बहू को मैके जाने का इंतज़ाम करा दिया, लेकिन ताकीद की कि इस बार जेवर लेकर आना। माँ की वफात हो गई। वो 1 माह मैके रही। भाई से मिन्नतें करती थी कि जेवर दे दो, ये मेरी ससुराल के हैं, लेकिन वो टस से मस ना हुआ। कहने लगा कि तुम जाओ, मैं चंद दिन बाद आकर खुद तुम्हारी सास के हाथ में दूंगा ताकि सनद रहे कि जेवर दे दिए हैं। ऐसे तो तुमसे जेवर लेकर बहतानबाजी भी कर सकते हैं कि तुमने जेवर नहीं दिए। दोबारा मुतालबा कर दिया तो हम कहाँ से भरेंगे। सच है कि बदनीयत आदमी बदनीयत ही होता है। किसी के वहमो गुमान में भी वो बात न थी जो कि रब नवाज के अंदेशों में थी। वो जानबूझकर बदनीयत हो गया था क्योंकि बदफितरत था। सकीना एक ऐसे इम्तिहान में आ गई कि जीते बनती थी और न मरते। मैके कब तक बैठी रहती। देवर लेने आ गया, वो जाने को तैयार हो गई, लेकिन यही खौफ दामनगीर था कि घर पहुंचकर सास को क्या जवाब देगी जो उसके साथ हुस्ने सलूक से रहती है। खाविन से भी कोई तकलीफ ना थी। नाहक ही भाई ने उसको आजमाइश में डाला था। वो औरतों के डब्बे में रेल की खिड़की के पास सोचों में गर्क बैठी थी और देवर मर्दाना डब्बे में सवार था। सफ़र गुजर चुका था और जूं स्टेशन करीब आ रहा था, उसका दिल अजब से वसवसों में डूबता जाता था। एक स्टेशन रह गया था। गाड़ी रुकी तो वो कुछ देर तक सोचों में गर्क रही। देवर ने खिड़की के पास आकर पूछा, भाभी कुछ खाने पीने को चाहिए? उसने नफ़ी में सर हिला दिया। वो वापस अपने डब्बे में चला गया तो सकीना सीट से उठकर दरवाजे तक आ गई और फिर रेल से उतर गई। तभी रेलगाड़ी ने सीटी दी। तेजी से सकीना पटड़ी की तरफ भागी और रेल चलने से 2-3 सेकंड पहले वो पटड़ी पर दौड़ने लगी। इतने में रेंगती हुई रेल ने रफ्तार पकड़ ली और सकीना उसके पहियों में घुटती हुई लहूलुहान हो गई। जरा आगे जाकर ड्राइवर ने रफ्तार धीमी की, गाड़ी रुक गई। पहियों ने सकीना को कब साबित सालिम रहने दिया था। लहू से भरे टुकड़े पटड़ी के दोनों अतराफ पड़े थे। देवर जब ठहरी हुई ट्रेन की खिड़की के पास आया, सकीना के करीब बैठी औरत ने उसे बता दिया कि तुम्हारी भाभी मेरे सामने ही उतरी थी। फिर रेल की पटड़ी की तरफ भागने लगी। शोर मच गया। देवर ने जाकर भाभी के मसखशुदा चेहरे से उसे पहचान लिया। यूं ये खबर जंगल की आग की तरह 4 सू फैल गई कि एक औरत ने चलती रेल के नीचे आकर खुदकुशी कर ली। शायद कि उसका ज़हनी तवाज़ुन खराब था। ससुराल वालों ने आधी अधूरी लाश वसूल की और सकीना के मैके फ़ोन करके हाल बताया। गांव में कोहराम मच गया। रशीद की वालिदा उसकी मैयत पर गईं। बच्ची भी उंगली पकड़े साथ थी, मगर इस मासूम को क्या खबर कि चारपाई पर जो औरत चादर ओढ़े लेटी है वही उसकी माँ है। रशीद की वालिदा ने जब ये अहवाल फ़ोन पर बेटे को बताया तो वो फूट फूट कर रो दिया। आज हमको पता चला कि भाई रशीद अपनी साबका बीवी से किस कदर मोहब्बत करते थे। वो हाल दिल किसी पर जाहिर ना करते थे, लेकिन दिल वो मस्कन है। एक बार कोई अगर इस पर कब्जा कर ले तो फिर कभी वो इससे दस्तबरदार नहीं होता। सकीना ने भी रशीद के दिल पर ऐसा कब्जा किया था कि वो तो इस दुनिया से भी चली गई, मगर उसकी याद आज भी उनको बेचैन कर देती है। दोस्तों, सकीना के भाई ने बहुत गलत किया और अफसोस से कहना पड़ता है कि लोग जेवर और रुपए पैसे को अहमियत देते हैं, लेकिन इंसान को भूल जाते हैं। बस दुआ है अल्लाह हिदायत दे, आमीन। दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।